दोस्तों, हाल ही में आपने एक मूवी के बारे में सुना होगा। इस मूवी का नाम है अजमेर 92, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इस मूवी में आज़ाद भारत में घटा अब तक का सबसे घिनौना कांड और उसके पीछे जिन लोगों का हाथ था उन सब के बारे में दिखाया गया है। अजमेर शहर में अचानक एक के बाद एक कई लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी। कई लड़कियों ने खुद को घरों में कैद कर रखा था, तो कई लड़कियां बिल्कुल पागल सी हो गई थी। अजीब इत्तेफाक ये था कि ये सब करने वाली लड़कियां सोफिया सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट थीं। और जब इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की गई कि आखिर सोफिया सेकेंडरी स्कूल की लड़कियां ऐसा क्यों कर रही हैं, तो एक ऐसे पर्दे से राज उठा जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। लाखों लोगों की आस्था का केंद्र अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े लोगों ने एक ऐसे घिनौने काम को अंजाम दिया था जिसे सुनकर आप सन्न हो जाएंगे। जब यह अपराध किया जा रहा था तब सभी ने अपनी आंखें मूंद रखी थी और आज तक इस घटना के ऊपर पर्दा डाला जाता रहा है। चंद लोगों ने मिलकर 2, 4 या 10 नहीं बल्कि 250 से ज्यादा लड़कियों को अपना शिकार बनाया था। शिकार बनने वाली लड़कियों में मामूली ड्राइवर की बेटी से लेकर आला अफसर तक की बेटियां शामिल थीं। तो आखिर ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, कैसे लड़कियां शिकार बनती चली गईं और इस अपराध को अंजाम देने वाले लोग कौन थे, उनके साथ क्या हुआ, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। दरिंदगी और हैवानियत के इस खेल की शुरुआत 1990 की शुरुआत में हुई थी। इस खेल को शुरू किया था राजस्थान अजमेर शहर के सबसे अमीर और सबसे बड़े घरानों में गिने जाने वाले चिश्ती परिवार के कुछ लड़कों ने। यह चिश्ती परिवार वही है तो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र अजमेर शरीफ दरगाह की देखभाल करते हैं। इस चिश्ती परिवार के फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती का रुतबा उन दिनों अजमेर शहर में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था। पैसों की कोई कमी नहीं थी तो अय्याशियां भी खूब होती थी। इनके साथ इनके दोस्तों का पूरा गैंग दिन भर शहर में यूं ही फिरता रहता था। वैसे तो ये एक धार्मिक परिवार से आता था, मगर फारूक चिश्ती ने राजनीति में करियर बनाने का फैसला किया था। इस सिलसिले में फारूक पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता है और फिर बहुत जल्द अजमेर कांग्रेस युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बन जाता है, जबकि नफीस चिश्ती यूथ विंग का ही उप जिलाध्यक्ष बनता है। जबकि इस कांड के एक और आरोपी सैयद अनवर चिश्ती कांग्रेस यूथ विंग का ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाता है। भले ही इन लोगों का राजनीतिक पद बहुत बड़ा नहीं था, मगर ये जिस परिवार से आते थे उसकी राजनीतिक पकड़ बहुत ज्यादा थी। बड़े बड़े आला अफसर इन लोगों के हुक्म पर सिर झुकाते थे। मंत्री से लेकर विधायक और सांसद तक इन लोगों की खिदमत में लगे रहते थे। चिश्ती परिवार का रुतबा और पहुंच इतना था कि जिनको भी किसी काम में दिक्कत आती थी तो वो मदद के लिए फारूक के पास ही आया करते थे। समय यूं ही बीत रहा था कि सोफिया सेकेंडरी स्कूल के 12th क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की एक दिन अपने दोस्त से कहती है कि मुझे गैस कनेक्शन लेना है, इसके अलावा मुझे कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन करनी है ताकि मैं राजनीति में आगे बढ़ सकूं। सोफिया सेकेंडरी स्कूल उस दौर में अजमेर के सबसे बेहतरीन गर्ल्स स्कूल में गिना जाता था। ये वो समय था जब मामूली गैस कनेक्शन के लिए भी आला अफसरों से लेकर मंत्री तथा सांसदों तक की सिफारिश करवानी पड़ती थी। इसलिए लड़की ने जिस दोस्त से कनेक्शन की बात कही थी वो कहता है कि अगर हम मिलकर फारूक चिश्ती से बात करें तो वो तुम्हें गैस कनेक्शन भी दिलवा देगा, साथ ही कांग्रेस पार्टी में भी एक पद तुम्हें दे दिया जाएगा। इसलिए वो फारूक चिश्ती से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। मिलने के बाद फारूक चिश्ती से गैस कनेक्शन और कांग्रेस ज्वाइन करने के बारे में बात करती है। सभी बातें सुनने के बाद फारूक चिश्ती कहता है कि कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम्हें गैस कनेक्शन मिल जाएगा, साथ ही तुम्हें कांग्रेस पार्टी में जगह भी दे दी जाएगी। इसी के कुछ दिनों बाद फारूक चिश्ती लड़की को सैयद अनवर चिश्ती से मिलवाता है। सैयद अनवर चिश्ती एक दिन उस लड़की से गैस कनेक्शन का फॉर्म भरवाता है तथा ये कहते हुए उसकी कुछ तस्वीरें भी लेता है कि ये तस्वीरें गैस कनेक्शन के फॉर्म में लगेंगी। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एक दिन रोज की तरह वो लड़की सोफिया स्कूल से पढ़कर वापस आ रही थी, तभी रास्ते में उसके पास एक वैन आकर रुकती है। इस पर वो लोग कहते हैं कि भाई ने तुम्हें अभी कुछ जरूरी काम से मिलने के लिए फार्म हाउस पर बुलाया है। इसके बाद वो लोग उस लड़की को लेकर फारूक चिश्ती के फार्म हाउस पर चले जाते हैं। अब यहाँ जो लड़की के साथ होता है उससे जानकर आपका कलेजा दहल जाएगा। लड़की के फार्म हाउस आते ही फारूक चिश्ती ने उसका रेप किया और करने के दौरान उस लड़की की गंदी तस्वीरें भी खींची गईं। लड़की को कहा गया कि इस बारे में अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें परिवार समेत खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमने जो तुम्हारी तस्वीरें खींची हैं वो पूरे शहर में पोस्टर बनवाकर लगवा दी जाएंगी, फिर तुम कहीं पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। इन सब से वो लड़की बहुत ज्यादा डर गई और वह चुपचाप घर चली गई
उसने अपनी आप बीती किसी को भी नहीं बताई। और अभी कुछ ही दिन बीतते हैं कि एक बार फिर से इस स्कूल जाने के क्रम में ही फारूक चिश्ती के गुर्गे उस लड़की को फिर से रोकते हैं और फिर से उसे फार्म हाउस पर लेकर आते हैं। इस बार कई और लोग उसका रेप करते हैं और अंत में उसे उसी की तस्वीरें दिखाते हैं जो कुछ दिन पहले ली गई थी। तस्वीरें दिखाने के बाद ये लोग उस लड़की से कहते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि ये तस्वीरें हम तुम्हें वापस कर दें या फिर इनको नष्ट कर दें तो बदले में तुम्हें हमारे पास अपनी एक सहेली को लेकर आना होगा। इतना सुनते ही लड़की इनके पैरों में गिरकर रहम की भीख मांगने लगी और तस्वीर वापस करने को कहने लगी, मगर इन दरिंदों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन लोगों ने लड़की को यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम किसी लड़की को नहीं लाई तो हम तुम्हारी तस्वीरें पूरे शहर में छपवा देंगे। अब लड़की के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। वो रोज की तरह स्कूल जाना शुरू कर देती है। फिर अपनी एक सहेली को किसी बहाने से फारूक चिश्ती के पास लेकर आ जाती है। फारूक चिश्ती और उसके गुर्गे इस लड़की का भी रेप करते हैं और उसकी भी तस्वीरें खींच लेते हैं और कुछ दिनों बाद इस लड़की को भी उसी तरीके से धमकाया जाता है। इस दूसरी लड़की को भी एक नई लड़की लाने को कहा जाता है और बस यहीं से ये सिलसिला चल पड़ता है। लड़कियां आती गईं, उनकी तस्वीरें ली जाती रहीं, उन तस्वीरों से ब्लैकमेल कर और भी नई लड़कियों को ये दरिंदे अपने जाल में फंसाते गए। देखते ही देखते पीड़ित लड़कियों की संख्या दर्जनों से लेकर सैकड़ों में पहुंच गई। हालांकि जब सब कुछ बर्दाश्त के बाहर होने लगा तो इनमें से 2 लड़कियों ने हिम्मत करके इस घटना के बारे में एक पुलिस कांस्टेबल को जानकारी दी। सब कुछ जानने के बाद पुलिस कांस्टेबल ने पुलिस थाने में जाकर अपने आला अधिकारियों को इस बारे में बताया। शुरुआती जांच में ही इस बात के संकेत मिल गए थे कि बड़े पैमाने पर लड़कियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। शायद तभी पुलिस कुछ एक्शन लेती तो यह सिलसिला रुक सकता था, मगर जब जांच में सामने आता है कि इस कांड में तो शहर के सबसे रासूखदार परिवार के लड़के शामिल हैं, तो पुलिस वाले इस मामले को वहीं दबाकर रफा दफा कर देते हैं। इसके बाद तो दरिंदों की दरिंदगी और बढ़ जाती है और ये लोग अपने गैंग में नए नए लोगों को शामिल करते चले जाते हैं और उन लोगों तक भी ब्लैकमेल के जरिए लड़की मंगवाकर पहुंचाना शुरू कर देते हैं। पहले लड़कियां सिर्फ फारूक चिश्ती के फार्म हाउस पर आती थीं, मगर अब लड़कियों को नई नई जगहों पर भेजा जाने लगा। अब एक ही लड़की के साथ एक दिन में कई लोग गलत काम करते थे। ये वो समय था जब स्मार्टफोन्स और डिजिटल कैमरे नहीं थे। फोटो पुराने जमाने के रील वाले कैमरे में लिए जाते थे। फिर उन रील से तस्वीरें निकालने के लिए उस फोटो को लैब में भेजा जाता था। फारूक चिश्ती की दोस्ती महेश लोहानी नाम के एक शख्स से थी। महेश लोहानी अजमेर शहर में ही एक बड़ा सा कलर लैब चलाया करता था। लड़कियों की जो तस्वीरें खींची जाती थी वो रील साफ करने के लिए इसी महेश लोहानी के कलर लैब में भेजी जाती थी। शुरू में तो गुप्त तरीके से फोटो निकालने के बाद उसे फारूक चिश्ती के पास पहुंचा दिया जाता था, मगर जैसे जैसे लड़कियों की तादाद बढ़ती गई फोटो लैब वालों का भी काम बढ़ गया। इसके अलावा अब लैब में काम करने वाले लोगों ने भी मौके का फायदा उठाना शुरू कर दिया। दरअसल जो रील साफ करने के लिए आती थी उससे एक तस्वीर बनाकर फारूक चिश्ती को भेज दिया जाता था। फिर चुपके से उस फोटो की कई जीरोक्स कॉपी बनाई जाती थी। अब लैब में काम करने वाले लड़कों ने एक दूसरा गंदा खेल शुरू कर दिया था। दरअसल अब ये लोग खुद ही पुरानी तस्वीरें निकालकर पीड़ित लड़कियों तक जाने लगे और इन लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो लड़कियों से या तो पैसे लेते थे या फिर फोटो वापस करने के बदले में वो भी उन लड़कियों के साथ गलत काम करते थे। इसके बाद तो फोटो लैब वालों की दरिंदगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इन्होंने लड़कियों की तस्वीरों को बेचना शुरू कर दिया। अब जो व्यक्ति लड़कियों की तस्वीरें खरीदता था वो खुद ही उन लड़कियों से कांटेक्ट करता था। फिर वहीं से ब्लैकमेलिंग का खौफनाक खेल शुरू हो जाता था। अजमेर शहर की लड़कियां उलझती जा रही थीं, उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। कथित तौर पर अब तक 200 से 300 लड़कियों को फारूक चिश्ती और उसके गुर्गों ने अपना शिकार बना लिया था। वहीं पहले जहां अधिकतर लड़कियां सिर्फ सोफिया सेकेंडरी स्कूल की थी, अब सावित्री स्कूल की लड़कियों को भी लोगों ने अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था। 1990 से शुरू हुआ ये खेल 1992 में भी जारी था। इस गंदे खेल की जानकारी अब स्थानीय स्तर पर काम करने वाले पत्रकारों, पुलिस वालों तथा राजनेताओं को भी हो गई थी, मगर उनमें से कोई भी लड़कियों की मदद करने तथा इन दरिंदों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सामने नहीं आ रहा था। बल्कि उल्टे कई पत्रकारों ने भी उन तस्वीरों को हासिल कर लड़कियों को ब्लैकमेल किया और उनसे पैसे ऐंठे। जिस लैब में लड़कियों की तस्वीरें निकाली जाती थी वहाँ पुरुषोत्तम नाम का लड़का भी काम किया करता था। एक दिन पुरुषोत्तम देखता है कि उसका देवेंद्र जैन नाम का पड़ोसी एडल्ट मैगजीन देख रहा है। देवेंद्र को ऐसा करते देख पुरुषोत्तम कहता है कि तुम क्या देख रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें असल चीज दिखा सकता हूँ। ये सुनकर देवेंद्र जैन चौंक जाता है और वो कहता है कि असल चीज क्या है।
इसी के बाद देवेंद्र पुरुषोत्तम से डील करता है और इस डील के तहत पुरुषोत्तम लैब से लड़कियों की तस्वीरें निकालकर देवेंद्र को दे देता है। उन तस्वीरों को देखकर देवेंद्र हैरान रह जाता है। ज्यादातर तस्वीरें इसी शहर में आसपास रहने वाली लड़कियों की थीं। देवेंद्र समझ जाता है कि ये खेल बहुत बड़ा है और इसी के बाद उन तस्वीरों की कॉपियां निकालता है, जिनमें से कुछ तस्वीरें उन दिनों अजमेर में छपने वाले हिंदी अखबार दैनिक नवज्योति को भेजता है। अब इस मामले में दैनिक नवज्योति अपने स्तर से जांच शुरू कर देता है। जांच में पता चलता है कि शहर में एक ऐसा गैंग काम कर रहा है जो सोफिया सेकेंडरी स्कूल तथा सावित्री स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को पहले अपने जाल में फंसाता है, फिर उनका रेप करके फिर उनकी तस्वीरें लेकर उन्हें ब्लैकमेल करता है। कई महीनों की मेहनत के बाद नवज्योति अखबार के संपादक दीनबंधु चौधरी ने अपने स्तर से दर्जनों सबूत इकट्ठे कर लिए। इसके बाद उन्होंने शहर के कई बड़े पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की, उन्हें इस ब्लैकमेलिंग स्कैंडल के बारे में बताया, मगर कोई भी फारूक चिश्ती और उसके गैंग के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ज्यादातर अधिकारियों ने ये कहते हुए इस मामले को दबाने की कोशिश की कि शिकार बनी ज्यादातर लड़कियां हिंदू धर्म की हैं, जबकि इस दरिंदगी को अंजाम देने वाले अपराधियों में ज्यादातर मुसलमान हैं। तो अगर इस केस का खुलासा हुआ तो शहर में दंगा भड़क सकता है, क्योंकि 1992 का दौर बहुत ही नाजुक दौर था। देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर दंगे भी हो रहे थे और धार्मिक तनाव काफी बढ़ा हुआ था। कई अधिकारियों ने तो चिश्ती परिवार के रासूख और पकड़ को देखते हुए किसी तरह की कार्रवाई करने से मना कर दिया। कई महीनों तक दीनबंधु चौधरी एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी और एक नेता से दूसरे नेता की चौखट पर भागते रहे, मगर किसी ने भी उनकी एक नहीं सुनी। अंत में उन्होंने इस पूरी खबर को अपने अखबार में छापने का फैसला किया। इसी के बाद 22 अप्रैल 1992 को नवज्योति में उन्होंने अजमेर स्कैंडल पर एक डिटेल खबर छापी। उम्मीद की जा रही थी कि इस खबर के छपने के बाद पुलिस मजबूरी में जरूर आरोपियों पर कार्रवाई करेगी, मगर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। पुलिस ने अखबार में छपी खबर का खंडन करना शुरू कर दिया। साथ ही कहा कि इन आरोपों में कोई दम नहीं है, क्योंकि एक भी सबूत पेश नहीं किया गया है। इस खबर के छपने के बाद नवज्योति के लिए काम करने वाले पत्रकारों तथा संपादक को धमकियां मिलनी शुरू हो गईं। हर तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश की जाती, मगर नवज्योति इन लड़कियों को किसी भी कीमत पर इंसाफ दिलवाना चाहती थी। इसलिए जब कहीं से किसी ने एक्शन नहीं लिया तो 15 मई 1992 को नवज्योति ने एक बार फिर से इस खबर को कवर किया और इस बार तस्वीरों के साथ खबर को छापा गया। उन तस्वीरों में कई आरोपियों को साफ देखा जा सकता था, जबकि लड़कियों के चेहरे धुंधले कर दिए गए थे। 15 मई के अलावा अगले दिन यानी 16 मई 1992 को भी प्रमुखता से इस खबर को छापा गया और दर्जनों लड़कियों की तस्वीरें धुंधली करके छापी गईं, क्योंकि इस बार खबर सबूत के साथ छापी गई थी। इसलिए अजमेर की आम जनता सड़क पर उतर आई। पूरे अजमेर में गुस्से की लहर चल पड़ी। हर कोई जल्द से जल्द फारूक चिश्ती और उसके गुर्गों पर कार्रवाई की मांग करने लगा। शहर में दंगे जैसे हालात बन गए। पहली बार अजमेर शहर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। अब पुलिस के सामने आरोपियों पर कार्रवाई करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, मगर पुलिस इतनी बेशर्मी से काम कर रही थी कि लोगों का गुस्सा एक बार फिर से उबाल मारने लगा था। पुलिस की ओर से ये कहा गया कि केवल अखबार में छपी खबर के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, बल्कि जब तक कोई आकर एफआईआर दर्ज नहीं करवाएगा हम कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते। नवज्योति के अलावा इस खबर को स्थानीय स्तर पर ही छपने वाले न्यूज़पेपर लहरों की बरखा में भी प्रमुखता से छापा जाने लगा। इस खबर को पत्रकार मदन सिंह चलाते थे। उन्होंने दिन रात इसी केस पर काम करना शुरू कर दिया और रोज रोज नए खुलासे करने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि मदन सिंह को धमकियां मिलनी शुरू हो गईं और अंत में एक दिन उन पर जानलेवा हमला भी हो गया। हालांकि वे हमले में तो बच गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। जिस अस्पताल में मदन सिंह का इलाज हो रहा था उसके बाहर सुरक्षा में कुछ पुलिस वाले भी तैनात कर दिए गए थे। इसके बावजूद कुछ लोग अस्पताल में घुस गए और उन्होंने अस्पताल में ही मदन सिंह को गोलियों से भूनकर मार डाला। सभी खुलासे के बाद पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एफआईआर का इंतजार कर रही थी, मगर लड़कियों को इस तरह से डराया धमकाया गया था कि कोई भी लड़की शिकायत दर्ज करवाने के लिए आगे नहीं आ रही थी। बाद में कई एनजीओज ने सामने आकर फोटो के आधार पर लड़कियों का पता लगाया और उन्हें आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए समझाना शुरू कर दिया। उनकी ये मेहनत रंग लाई और कुल 30 लड़कियां सामने आई जिन्होंने पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। जैसे ही 30 लड़कियां बाहर निकलकर शिकायत दर्ज करवाने आई, उनके साथ फिर से हैवानियत का खेल शुरू हो गया। दरअसल उन्हें हर तरह से डराया धमकाया जाने लगा।
आरोपियों ने लड़कियों को पुलिस थाने तक जाने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। इसका नतीजा ये हुआ कि जहां पहली बार 30 लड़कियां सामने आई, उनमें से ज्यादातर लड़कियां दोबारा कभी थाने की तरफ नहीं गईं। इतना ही नहीं, कुछ लड़कियां दोबारा तो गईं, फिर वो भी पीछे हट गईं और अंत में सिर्फ 2 लड़कियां ही इस केस की शिकायतकर्ता के तौर पर बच पाईं। इस केस में जितनी भी लड़कियों का नाम पीड़ित के तौर पर शामिल था, उनमें से ज्यादातर के परिवार वालों ने शहर को तत्काल ही छोड़ दिया और वो कहीं अनजान जगह पर रहने चले गए। खैर, पुलिस में कुछ FIR दर्ज हो गई थी। उसी के आधार पर जांच आगे बढ़ी और गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो गया। 30 मई 1992 को इस मामले में पहली FIR दर्ज की गई। कमाल की बात तो ये थी कि इस पहली FIR में नफीस चिश्ती और फारूक चिश्ती का नाम शामिल ही नहीं था। हालांकि आगे की जांच के बाद फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती और सैयद अनवर चिश्ती को इस पूरे स्कैंडल का मास्टरमाइंड बताया गया। FIR दर्ज करने के बाद कुल 18 लोगों की पहचान आरोपियों के तौर पर की गई। जांच में ये भी पता चला कि पीड़ित लड़कियां केवल एक ही धर्म की नहीं थीं, बल्कि कई लड़कियां तो नफीस और फारूक चिश्ती की रिश्तेदार भी थीं। जांच के बाद पुलिस ने लगभग 250 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की। 3 मास्टरमाइंड सहित 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी। इस मामले की सुनवाई की शुरुआत अजमेर सेशन कोर्ट में हुई। लगभग 6 साल की सुनवाई के बाद 18 मई 1998 को अजमेर सेशन कोर्ट द्वारा 18 में से 8 आरोपियों को लड़कियों के साथ रेप करने और उनका अपहरण करने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इन सजा पाए लोगों के अलावा बाकी लोगों के खिलाफ जांच जारी थी, जबकि इनमें से कुछ लोग फरार थे। फरार लोगों में मुख्य आरोपियों में से एक नफीस चिश्ती भी शामिल था, जिसे 2003 में गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे फरार अपराधी इकबाल भट्ट को 2005 में गिरफ्तार किया गया। सजा पाए लोगों ने सजा के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। पहले हाई कोर्ट ने कई सबूतों के आधार पर कई आरोपियों को बरी कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपियों को दी गई उम्र कैद की सजा को बहुत ज्यादा सख्त सजा बताते हुए कम करने का फैसला किया और उन्हें सिर्फ 10 साल की सजा दी गई। इस केस के मुख्य आरोपियों में से एक फारूक चिश्ती इतना शातिर था कि उसने खुद को फर्जी मेडिकल कागज के आधार पर पागल घोषित करवा लिया। कोर्ट ने भी उसे सही मानते हुए शुरुआती ट्रायल में ही कोई सजा नहीं दी और उसे बरी कर दिया गया। मगर 2007 में फास्ट ट्रैक कोर्ट में फारूक चिश्ती को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। केस यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ मामले अब भी राजस्थान हाई कोर्ट में पेंडिंग थे। 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट ने फारूक चिश्ती को दी गई उम्र कैद की सजा को कम करते हुए ये कहते हुए जेल से रिहा करने का हुक्म दे दिया कि फारूक चिश्ती काफी समय जेल में काट चुका है। इसी के बाद फारूक चिश्ती को जेल से रिहा कर दिया गया। कोर्ट रिकॉर्ड्स की बात करें तो कोर्ट रिकॉर्ड्स में सिर्फ 16 लड़कियों को पीड़ित बताया गया, जबकि अलग अलग सोर्सेज से पता चला है कि इन दरिंदों ने कम से कम 100 लड़कियों को अपना शिकार बनाया था। दावा तो यहाँ तक भी किया जाता है शिकार हुई लड़कियों की संख्या 300 या फिर 500 तक भी हो सकती है। इतनी अधिक संख्या में शिकार होने के बावजूद कुछ ही लड़कियां कोर्ट तक आ सकीं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि लड़कियों को बहुत ही ज्यादा परेशान किया जाने लगा था। इसी कारण कम से कम 6 लड़कियों ने कुछ ही समय बाद आत्महत्या कर ली। एक के बाद एक जब 6 लड़कियों ने आत्महत्या की, तब सोफिया स्कूल चर्चा में आया और फिर इस केस की परतें खुलना शुरू हुई। उस दौर में सोफिया स्कूल तथा सावित्री स्कूल में पढ़ने वाली ज्यादातर लड़कियों ने इस केस के खुलासे के बाद स्कूल को छोड़ दिया था। हालात तो ऐसे हो गए थे कि अजमेर शहर की लड़कियों की शादियां भी काफी मुश्किल से हो रही थी। इस केस से जुड़े सभी आरोपी फिलहाल जेल से बाहर हैं, जबकि इस केस की सुनवाई आज भी समय समय पर होती रहती है। इस सिलसिले में गवाही देने के लिए अक्सर पीड़ित महिला को कोर्ट तक आना पड़ता है। इसी से जुड़ी एक केस की सुनवाई के सिलसिले में एक बार फिर से दिसंबर 2022 में एक महिला को गवाही देने के लिए बुलाया गया। सुनवाई के दौरान उन्होंने कोर्ट में जज और वकील से रोते हुए कहा कि आप मुझे अब भी बार बार कोर्ट में क्यों बुला रहे हैं? अब तो 30 साल हो गए हैं, मैं अब दादी बन चुकी हूँ, मुझे अकेला छोड़ दें, मेरा भी अब परिवार है, मैं उन्हें क्या बताती रहूं? महिला के इतना कहने के बाद पूरे कोर्ट परिसर में कई मिनटों तक सन्नाटा पसर गया। किसी के पास महिला की इस बात का जवाब नहीं था। शायद इस केस की सैकड़ों पीड़ित महिलाओं को यह अंदाजा पहले ही हो गया था कि भारत में इंसाफ की लड़ाई सजा से कम नहीं है, इसलिए वो तब पीछे हट गई थी। जो महिलाएं हिम्मत जुटाकर आगे आईं, वो इंसाफ के नाम पर सजा ही काट रही हैं, जबकि जिन्हें सजा मिलनी चाहिए थी वो चैन की सांस ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी अजमेर 92 स्कैंडल की पूरी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे इस कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।